नौ से आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो जो साइकोलॉजी और हॉरर का मतलब एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण है। बिल्कुल। आप सोचिए कि आप जिंदगी से पूरी तरह निराश हैं, थके हुए हैं, और तभी कोई अजनबी आपको एक पुराना लकड़ी का बक्सा देता है। और वो कोई आम तोहफा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक जानलेवा खेल की शुरुआत है, जहां जिंदा रहने के लिए आपको अपनी सबसे गहरी नफरत सबसे बड़ी जरूरत। और सबसे कीमती प्यार को दांव पर लगाना होगा। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है ना? ये डिप्रेशन, दुख और अकेलेपन जैसे विषयों को भी छूती है। हाँ, मतलब ये दिखाती है कि कैसे हमारा डर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं वो पोली नाम की एक महिला के बारे में है, जिसे एक रात में इस भयानक खेल को खेलने और जीतने के लिए मजबूर किया जाता है। और सवाल ये है कि जिंदा रहने की कीमत क्या है? तो चलिए कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। पोली की जिंदगी, जैसा हमने कहा, पूरी तरह से बिखरी हुई है। बिल्कुल बिखरी हुई है। घर गंदा पड़ा है, वो किसी के फोन कॉल्स नहीं उठा रही। हाँ, मतलब अपने परिवार से, दोस्तों से, सबसे कटी हुई है। वो बिल्कुल अकेली है और टूट चुकी है। और कहानी का मनोवैज्ञानिक आधार यहीं से तैयार होता है। पोली की जो ये मानसिक स्थिति है ना, हाँ, वो उसे इस अलौकिक खेल के लिए एक आदर्श शिकार बनाती है। उसका अकेलापन, उसकी निराशा, वो उसे बाहरी ताकतों के प्रति बहुत कमजोर बना देती है। और तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी कांपती हुई औरत आती है। वो पोली को एक पुराना लकड़ी का बक्सा देती है और एक भयानक चेतावनी भी। वो कहती है, तुम आज रात मरने वाली हो जब तक कि तुम नियमों का पालन नहीं करती। और यहीं से वो पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक खेल शुरू हो जाता है। पोली बक्से को फेंकने की कोशिश करती है ना, हाँ। लेकिन वो रहस्यमयी तरीके से घर के अंदर वापस आ जाता है और फिर उसे एक डरावनी आवाज फोन पर खेल के नियम बताती है। उसे 3 चीजें बक्से में डालनी है। पहली, कुछ ऐसा जिससे वो बहुत नफरत करती हो। दूसरी, वो जिसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत हो। और तीसरी, वो जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती हो। तो पोली को लगता है कि उसे सिगरेट से नफरत है, इसलिए वो पैकेट बक्से में रख देती है, पर खेल उसे अस्वीकार कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत सतही है ना? खेल को एक भौतिक चीज नहीं चाहिए। सही बात है। उसे एक भावनात्मक त्याग चाहिए, कुछ ऐसा जो पोली के दिल के, उसकी आत्मा के बहुत करीब हो। और जब वो मदद के लिए अपनी पड़ोसी के पास जाती है, तो वो पड़ोसी, वो सीन बहुत भयानक है। हाँ, वो खुद को चाकू से मारकर आत्महत्या कर लेती है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। खेल पोली को पूरी तरह से अलग थलग करना चाहता है। वो उसे बता रहा है कि कोई बाहरी मदद नहीं मिलेगी। हाँ, और ऐसी कोई भी कोशिश घातक होगी। हाँ। तभी उसे अपने मरे हुए पिता का फोन आता है और उस फोन कॉल से उसे याद आता है कि उसे सबसे ज्यादा नफरत ईश्वर से है, क्योंकि उन्होंने उसके बीमार पिता को नहीं बचाया। हाँ। वो एक क्रॉस बक्से में रखती है और इस बार खेल उसे स्वीकार कर लेता है। पहला टास्क पूरा हो जाता है। लेकिन अब खेल और भी क्रूर हो जाता है। उसे एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें उसकी भांजी खतरे में लगती है और कैमरा बार बार पोली के पैर पर फोकस करता है। और यहाँ जरूरत की परिभाषा को बहुत ही भयावह तरीके से पेश किया गया है। हाँ, उसे अपनी शरीर के हर अंग की जरूरत है और खेल इसी जरूरत का फायदा उठाकर उसे शारीरिक और मानसिक पीड़ा दे रहा है। वो दर्द में अपने पैर की एक उंगली काटकर बक्से में रख देती है, लेकिन खेल उसे भी अस्वीकार कर देता है। ये धोखा भी खेल का एक हिस्सा है ना? उसे और ज्यादा भ्रमित करना। हाँ, उसे ये महसूस कराना कि वो कुछ भी सही नहीं कर सकती। बाद में उसे पता चलता है कि उसे हाथ की उंगली काटनी थी, तो अपनी भांजी को बचाने के लिए वो अपने हाथ की उंगली काटकर बक्से में रखती है। और दूसरा टास्क पूरा हो जाता है। घर के दरवाजे और खिड़कियां खुल जाती हैं। उसे लगता है कि वो आजाद हो गई, लेकिन असल में वो एक और बड़े जाल में फंस रही होती है। बिल्कुल। पोली भागकर अपनी बहन के घर जाती है, लेकिन वहां का मंजर दिल दहला देने वाला होता है। उसकी बहन और भांजी दोनों मर चुके हैं और अब वो श्रापित बक्सा भी उसी घर में मौजूद है। ये शायद सबसे क्रूर परीक्षा है, क्योंकि ये उसके सबसे गहरे भावनात्मक रिश्ते को निशाना बनाती है। हाँ, लेकिन इसके तुरंत बाद जो होता है वो कहानी को एक नई ही दिशा देता है।
फोन पर उसकी मरी हुई भांजी की आवाज आती है, जो उसे अपनी सबसे प्यारी चीज बक्से में डालने को कहती है। और पोली अपनी भांजी के बालों का एक गुच्छा बक्से में रखती है और तीसरा टास्क भी पूरा हो जाता है। और अचानक उसकी बहन और भांजी फिर से जिंदा हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक पल के लिए लगता है कि सब ठीक हो गया। पर यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। पोली की आंख खुलती है और वो खुद को वापस अपने घर में पाती है। सब कुछ एक सपना था। हाँ, लेकिन घंटे का शीशा अभी भी चल रहा है। समय खत्म नहीं हुआ है। ये खेल का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक धोखा है। उसने पोली को ये महसूस कराया कि वो जीत गई और फिर वो उम्मीद छीन ली। और तभी पोली को उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है कि उसने ये श्राप पोली को दे दिया था। उसे एहसास होता है कि इस खेल को खत्म करने का एक ही तरीका है, इस श्राप को किसी और को दे देना। हाँ, वो पीड़ित से मतलब अपराधी की भूमिका में आ जाती है। और कहानी यहाँ एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल खड़ा करती है ना? बिल्कुल, अपनी जान बचाने के लिए किसी और निर्दोष को उसी पीड़ा में धकेलना। इस बिंदु पर पोली वही बन जाती है जिससे वो खुद डर रही थी। वो बक्सा लेकर अपनी एक पड़ोसी तारा के पास जाती है और वही शब्द दोहराती है जो बूढ़ी औरत ने उससे कहे थे। वो अपना श्राप तारा को दे देती है। यहाँ कहानी एक नैतिक सवाल खड़ा करती है। क्या पोली का फैसला सही था? घर वापस आने पर वही बूढ़ी औरत उस पर हमला कर देती है। हाँ। और आत्मरक्षा में पोली उसे मार देती है। मरते मरते वो औरत एक राज बताती है। और ये शायद कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो कहती है, ये बक्सा हम जैसे टूटे हुए और डरे हुए लोगों को चुनता है। हमारा दर्द ही इसकी ताकत है। इसे जीतने मत देना, डरना मत। और पोली को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ, कि उसे श्राप को आगे बढ़ाने के बजाय उसका सामना करना चाहिए था। बिल्कुल। अगली सुबह सब कुछ सामान्य हो जाता है। ये एक और धोखा है। हाँ, उसकी कटी हुई उंगली इस बात का सबूत है कि रात को जो हुआ वो सच था। लेकिन उसकी पड़ोसी, बहन और भांजी सब जिंदा और सुरक्षित हैं। ऐसा लगता है कि पोली उसके साहस के लिए माफ कर दिया गया है और सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन असली मोड़ तो अभी बाकी है। पोली तारा को देखने जाती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो ठीक है। तारा उसे पहचानने से इनकार कर देती है। और पोली को लगता है कि शायद सब कुछ सच में ठीक हो गया है। लेकिन जैसे ही पोली जाती है, हमें सच दिखाया जाता है। तारा के घर की दीवार पर खून से लिखा है, किसी पर भरोसा मत करना। और फिर हम तारा के हाथ देखते हैं। उसकी सारी उंगलियां कटी हुई हैं। और उसके माता पिता की लाशें कमरे में पड़ी हैं। खेल खत्म नहीं हुआ था। श्राप सिर्फ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर चला गया था। हाँ। डर और दर्द का ये चक्र अब भी जारी है और एक नए शिकार की तलाश में है। ये कहानी हमें एक बहुत ही असहज करने वाले विचार के साथ छोड़ जाती है। पोली शारीरिक रूप से तो बच गई, लेकिन उसने उस बुराई को हराया नहीं। उसने बस उसे आगे बढ़ा दिया। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर पोली ने बूढ़ी औरत की अंतिम सलाह मानी होती, अगर उसने डरने से इनकार कर दिया होता और खेल का सामना करती, तो क्या नतीजा अलग होता? क्या डर को स्वीकार करने के बजाय उसका सीधा सामना करके इस जानलेवा चक्र को तोड़ा जा सकता था? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ देती है।